हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ओन चैनल लेजेंड टीचिंग। आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, इनके क्या कारण होते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में फिर बात करेंगे। इसके बाद इसके टाइप समझेंगे और इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इनको लर्निंग डिसऑर्डर भी बोला जाता है और लर्निंग डिफिकल्टी भी बोला जाता है। ये एक तरह की ब्रेन की कंडीशन होती है किसी चाइल्ड की, जिसकी वजह से उसको चीज़ों को समझने में या चलने फिरने में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं इसके। कारण क्या क्या हो सकते हैं आपके, हेरिडिटी हो सकती है कि हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ से आपको ये प्रॉब्लम मिली है, या फिर जेनेटिक्स हो सकती हैं आपकी। कई बार मदर जो है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गलत फूड ले लेती है या फिर उस टाइम पे गलत एनवायरनमेंट में रहती है। तो बहुत सारी चीज़ों का उसके जो वॉर्म है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उसके प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी इसका एक कारण है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है शुरू से बिल्कुल ठीक होता है, सामान्य होता है, लेकिन कोई उसकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि 1995 में आया था। ये एक्ट जो है बेसिकली लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए ही था। जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक्ट बना गया था। इसमें बेसिकली 7 डिफ़िकल्टीज़ की बात की गई थी, 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। और जिसमें कि है ब्लाइंडनेस है आपका, लो विज़न, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 चाहें तो आप याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बोला गया था कि ये 7 जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको एक्सेप्ट करने के लिए मेडिकली 40% अप्रूवल जो है वो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 40% ये डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तभी इसके बेस पे कुछ गवर्नमेंट ने इनको सुविधा दी थी ऐसे पर्सन्स को। कुछ उनको कोटा दिया था, कुछ आरक्षण दिया था पढ़ने में, जॉब में भी। और इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो उनके लिए बनाए गए थे। ये जो एक्ट है इसका एक रिवाइज्ड फॉर्म आया था 2016 में, जिसका नाम है आरपीडब्ल्यूडी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था, इनको 21 कर दिया गया था डिसेबिलिटीज को। ये पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे और मोस्टली हम सबको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर टेट के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स पे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डाइसलेक्सिया के बारे में। डाइसलेक्सिया जो होता है ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर चाइल्ड को पढ़ने से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम होती है। वो जो प्रॉब्लम है वो उसकी स्पेलिंग में हो सकती है, वो उसको क्विकली रीड करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, उसके दिमाग में वर्ड्स हैं लेकिन उनको बोलने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। या फिर वो धीरे धीरे बोल सकता है लेकिन उसको लाउड बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी डाइसलेक्सिया का ही एक सिम्टम है। इसका कुछ एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे आपने बोर्ड पे लिखा 7 तो उसको 7 की जगह ये L नज़र आ सकता है। डाइसलेक्सिया वाले बच्चे को 9 जो है, 9 को वो 6 देख सकता है, और वॉच जो है उसको वो 100 रीड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसको अक्षर हैं या जो भी लेटर्स हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, वर्ड्स जो हैं वो उल्टे दिखाई दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है ये हो ही हो इसमें, लेकिन ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं अलग अलग चिल्ड्रन की। तो ये आपका हो गया डाइसलेक्सिया। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, आपने एक बॉलीवुड की मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, वहाँ पर जो चाइल्ड करेक्टर था इस मूवी का, उसको ये प्रॉब्लम थी डाइसलेक्सिया की। तो ये जस्ट मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया आपको, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद रखने में। नेक्स्ट है आपका
अटेंशन डिफ़िकल्टीज़, अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई भी बच्चा है उसको वो प्रॉपर एक किसी चीज़ में अटेंशन जो है वो नहीं दे सकता एक काम को करते टाइम। तो इस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो अटेंशन डिफ़िकल्टी होती हैं। ये भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो है अटेंशन डेफ़िसिट डिसऑर्डर, इसको आप एडीडी बोलते हैं। दूसरा है एडीएचडी, अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो दोनों ही अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडीएचडी जो है इसका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव मतलब वो एक जगह शांति से नहीं बैठेगा, वो पूरी हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहेगा। उसके लिए एक जगह बैठना बिना मूवमेंट के बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस तरीके से ऐसे बच्चों को आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं उनको इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम रहती है। वो अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं रख नहीं सकते, और उनके लिए रिटर्न वर्क करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इस टाइप के बच्चों को थोड़ा सा टाइम लेते हैं बच्चे सीखने में, तो उनको थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा सा टाइम देके तब आप डील करेंगे क्लासरूम में। तो आपका हो गया ये अटेंशन डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है इसके कुछ अलग अलग नामों से इसको पहचाना जाता है। इसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी बोला जाता है, डीसीडी। इसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी है, या फिर इसको डेवलपमेंटल डिस्प्रेक्सिया भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मोटर जो स्किल्स हैं वो बच्चा अच्छे से नहीं कर सकता। उसको मूवमेंट करने में अपनी जो उसकी फाइन मसल्स हैं या जो मेन फंडामेंटल मसल हैं इनका उनको कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम होती है। उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। वो इसके कैपेबल नहीं होता कि वो सारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिस्पॉन्स कर सके सही टाइम पे। इस वजह से मूवमेंट में दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर भी 2 टर्म आती हैं, एक है डिस्प्रेक्सिया और एक है एप्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, पार्शियल लॉस होता है आपका एबिलिटी का, लेकिन अगर फुली कंप्लीटली लॉस है मूवमेंट की या मोटर एबिलिटीज का तो उसको एप्रेक्सिया बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे, डिस्प्रेक्सिया में पार्शियल लॉस होता है और एप्रेक्सिया में कंप्लीट लॉस होता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। डिस्फेजिया और अफेजिया सिर्फ बोलने की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, डिस्प्रेक्सिया जो है, डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। तो मोटर स्किल्स में आपकी वॉइस संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि वॉइस में भी मसल्स का जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन डिस्फेजिया जो है वो इससे कैसे डिफरेंट है कि डिस्फेजिया में सिर्फ एक बोलने की प्रॉब्लम ही रहती है, लेकिन जरूरी है कि ये प्रॉब्लम मोटर स्किल्स की वजह से ही हो। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित परेशानी। किसी को लिखने से संबंधित परेशानी हो सकती है, कोई वर्ड्स हैं वो नहीं लिख पाता, या फिर वो पेन पकड़ने में उनको मुश्किल होती है। उनकी जो फाइन ये भी आपका जो मोटर जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है ये। तो ज़्यादातर ऐसे बच्चों में इसके डिस्ग्राफिया के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं दूसरी, जैसे कि डिसलेक्सिया और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है इन लोगों को। नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है डिसकैलकुलिया की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यानी कि मैथमेटिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वो मैथ्स जो है वो इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते, नंबर्स को प्रोसेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, काउंटिंग भी इवन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है करनी कई बार। और इस तरह के बच्चों को कई बार एग्जाम्स में या कुछ भी वर्क करते टाइम कैलकुलेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, यहाँ पर जो बच्चा है वो ज़्यादातर सोशली जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वो अपने आप को आइसोलेट करता है। यहाँ पे स्पीच की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और यहाँ पर वो उसका रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर हो सकता है कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग रखता है। और यहाँ पर रिपीटिशन बिहेवियर भी देखा गया। रिपीटेटिव बिहेवियर में क्या है, कोई भी उसने वर्ड बोला तो उसको 2 या 3 बार वो रिपीट कर सकता है। तो रिपीटिशन का बिहेवियर यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रल पाल्सी। यहाँ पर ये डैमेज ब्रेन की प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन जो है इसमें डैमेज रहता है।
और ब्रेन डैमेज होने की वजह से पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है, स्टिफ मसल्स रहती हैं, वीक मसल्स की प्रॉब्लम भी आती है, ट्रेमर्स की प्रॉब्लम आती है, सेंसेशन हो सकता है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्वेलोइंग में और स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें देखी जाती हैं। जरूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम हो, इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। और इस टाइप के जो चाइल्ड हैं वो अपना प्रॉपर एक फील्ड में अगर नहीं सक्सेस हो पाते तो, लेकिन उनको अगर प्रॉपर डील किया जाए, अच्छे से डील किया जाए, उनको प्रॉपर हेल्प की जाए, तो वो किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बैड सिचुएशन हुई, बैड इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, आपको एक ट्रॉमा लग जाता है, ट्रॉमा में चले जाते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोला जाता है कि आपके अंदर कोई स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस ने जन्म लिया, किसकी वजह से लिया, कुछ गलत हुआ आपकी लाइफ में, उसकी वजह से स्ट्रेस आई। ठीक है, शुरू से नहीं थी, किसी एक्सीडेंट की वजह से आई, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये PTSD होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के बारे में। हम क्या क्या कर सकते हैं इस तरह के जो चाइल्ड है उनके लिए। तो यहाँ पर एक टर्म आती है लर्निंग डिफिकल्टी, ये हमने शुरू में भी समझा, लेकिन लर्निंग डिफिकल्टी में हम समराइज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं पढ़ सकता, जो पुराने तरीके से पढ़ाई होती आ रही है क्लासरूम्स में, वो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाए, एक जैसा पढ़ाया जाए। ऐसे बच्चों को बिल्कुल ये फील ना कराया जाए कि उनके अंदर कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ डिसेबिलिटी है, ये उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और सबके सामने या पीछे से भी आप कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो ये प्रूव करें कि हाँ, ये बच्चा सबसे अलग है। और कुछ उनको ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब ज़्यादा सिंपैथी जो है वो, उससे भी इन्फीरियरिटी डिसऑर्डर आएगा ऐसे बच्चों के अंदर। और पूरी की पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको कुछ स्किल्स डेवलप की जाए उनकी, और जो भी पर्टिकुलर स्किल पे वो काम करते हैं उन पे वर्क किया जाए। और हम यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान हो, कि उनको कैसे और अच्छे बेहतर तरीके से हम पढ़ा सकें, और जो भी उनकी डिफ़िकल्टी है उनको दूर करने की कोशिश करें। क्लासरूम में उनको स्पेशल, सपोज़ किसी को कंप्यूटर की ज़रूरत है तो कंप्यूटर पे उनको प्रोवाइड किए जाएँ, उनको स्पेशल किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी टूल की ज़रूरत है, तो वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ। तो इस तरीके से हम उनको डील कर सकते हैं। और इस तरह के बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो असेसमेंट होती है सॉरी, वो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से की जाती है। तो यहाँ पे आपको वर्ड ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप पूरा तरीके से उनका बिहेवियर जो है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके उनका जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप उनको एसेस कर सकते हैं कि उनकी क्या इम्प्रूवमेंट है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। तो मतलब बेसिकली क्या है, उन बच्चों को आप सब बराबर के लेवल पे अगर लाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं उनके लिए, कैसे उनको एसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको बराबरी का थोड़ा दर्जा मिलना चाहिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।